मेरा नाम सलोनी है और मेरी जॉब एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में लगी है। आज मेरा ऑफिस का पहला दिन है, इसलिए मैं अच्छे से तैयार होकर जाना चाहती हूँ क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन होता है। मैं शीशे के सामने खड़ी खुद को निहार रही थी। मैंने गुलाबी रंग का शॉर्ट फ्रॉक पहना हुआ था जो मेरे सुडौल शरीर पर खूब जच रहा था। मेरी रंगत दूधिया थी और मेरे बाल कमर से नीचे तक खुले हुए थे, जो किसी झरने की तरह मेरी पीठ पर फैले हुए थे। मैंने अपनी आंखों को काजल से और भी सुंदर बना लिया था। होठों पर लाल लिपस्टिक लगाए हुए मैं अपने ऊपर भरपूर नज़र डाल रही थी और खुद की ही नज़र उतार रही थी। भगवान ने मुझे बहुत ही तराश कर बनाया था। न जाने कितने लड़के मेरे पीछे थे और न जाने कितने मेरी हाँ के इंतजार में नजरें गड़ाए बैठे थे, लेकिन मेरे दिल का शहजादा तो बस एक ही था, राहुल, मेरा होने वाला मंगेतर। मैंने एक आखिरी बार आईने में खुद को निहारा। कोई कमी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं बहुत नर्वस थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे आज कैसे व्यवहार करना है, वहां जाकर क्या काम करना है। दिल घबरा रहा था। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और मेरी माँ अंदर आई। उन्हें देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। माँ को देखकर मुझे हमेशा सुकून मिलता है। वे मुझे नम आंखों से देखकर मुस्कुराई, मेरे करीब आकर मेरा माथा चूमा और बोली, मुझे गर्व है कि तुम मेरी बेटी हो। मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह मेरा नाम रोशन करोगी। तुम्हें पता है, जब तुम पैदा हुई थी तो मैं तड़पकर रो पड़ी थी कि मुझे बेटी क्यों दी। काश बेटा होता, उन्होंने कहा, लेकिन वजह ये नहीं थी कि मैं बेटियों से नफरत करती थी, बल्कि मैं बेटियों के नसीब से डरती थी। मेरी माँ का नसीब बहुत खराब था और वह हमेशा कहा करती थी कि बेटियों के नसीब में सिर्फ दुख लिखा होता है। मेरी माँ मुझे देख देख कर किलसा करती थी कि कहीं मेरा नसीब भी मेरी माँ के जैसा ना हो। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि जब वो सिर्फ 15 साल की थी तभी उनके साथ जुल्म हुआ था और उस वक्त मेरी माँ के दिल से दुआ निकली थी कि भगवान, तूने हम बेटियों को इतना मजबूर और लाचार क्यों बनाया है। उसके बाद मेरी माँ ने बहुत दुख झेले और उस वक्त मेरे पिताजी ने मेरी माँ को सहारा दिया था और उनसे शादी की थी। लेकिन मेरी माँ को तब से बेटियों से डर लगता था। माँ की बात सुनकर मेरा दिल दुख से भर गया। मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। एक बेटी के लिए ये शब्द बहुत गहरे होते हैं। मैंने माँ को सीने से लगा लिया। उनका स्पर्श मुझे राहत देता था। फिर उन्होंने मुझे काले टीके से नज़बटू लगाया और कहा, जल्दी से बाहर आ जाओ, तुम्हारे पापा इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा, मम्मी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। वहां जाकर मैं सब कैसे संभालूंगी। माँ ने हिम्मत दी, तुम बहादुर हो, हर हालात का सामना किया है, आज भी कामयाब लौटोगी। उनकी बात सुनकर मुझे सुकून मिला। मैं बाहर आई, पापा डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। मुझे देखकर खड़े हो गए, प्यार से मेरे माथे को चूमा। एक बार फिर मेरी आंखें नम हो गईं, लेकिन माँ ने हंसते हुए कहा, अरे लड़की, इतना रोएगी तो मेकअप खराब हो जाएगा। नाश्ता लगाती हूँ। पापा मुझे बिठाकर बोले, सलोनी, हमने तुम पर बहुत भरोसा किया है। बस एक गुजारिश है, हमारी इज्जत का ध्यान रखना। मैंने तुरंत उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, पापा, आपकी इज्जत पर कभी आंच नहीं आने दूंगी। हमने साथ नाश्ता किया, फिर मैं ऑफिस के लिए निकल पड़ी। रास्ते भर घबराहट हो रही थी और मैं भगवान से दुआ कर रही थी कि आज का दिन अच्छे से बीते। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी दुआएं कुछ अलग ही अंदाज में कबूल होती हैं। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, जिसका मुझे अंदाजा नहीं था। कंपनी की बिल्डिंग में दाखिल होते ही मेरा दिल किसी बैलगाम घोड़े की तरह दौड़ने लगा था, लेकिन मैंने खुद को काबू में कर लिया। आज मेरा ऑफिस का पहला दिन था। मेरी हथेलियां नम हो रही थीं और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आज के दिन मैं क्या करूंगी और कैसे सब काम मैनेज करूंगी। मैं हार मानने वालों में से नहीं थी। मेरी माँ ने मुझे बहुत मजबूत बनाया था। मेरी उम्र 26 साल थी, लेकिन इन 26 सालों में मैंने इतना अनुभव कर लिया था कि अच्छे और बुरे इंसान को पहचान सकूं। इससे पहले भी मैंने कई नौकरियां की थीं, लेकिन इतने बड़े ऑफिस में मेरा ये पहला अनुभव था, इसलिए थोड़ा डर मुझ पर हावी था।
मैं सीधे मैनेजर के पास गई। उसने मुझे मेरी टेबल वगैरह बता दी थी। मुझे बॉस की सेक्रेटरी की असिस्टेंट बनाया गया था, जिसकी मदद मुझे हर हाल में करनी थी। मैं इस काम के लिए पूरी तरह तैयार थी। अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे एक आदमी फाइल देकर गया था, जिसका डाटा मुझे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना था। मैं अपने काम में मसरूफ़ हो गई थी। थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि मुझे अपनी पीठ के पीछे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह बच्चा बिलख रहा था, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ था। और ऑफिस में एक बच्चे का होना मुझे हैरान कर गया था। वैसे भी बच्चे हमेशा मेरी कमजोरी रहे थे। मैं अपनी कजन्स और पड़ोसियों के बच्चों को भी हमेशा अपने सीने से लगाकर रखती थी, और इस अजनबी बच्चे का रोना भी मुझे बेचैन कर गया। मैं फौरन अपनी जगह से उठी और उसी दिशा में पहुंच गई जहां से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। एक अधेड़ उम्र की औरत एक छोटे से नवजात बच्चे को संभालने में परेशान हो रही थी, लेकिन वो बच्चा लगातार रोए जा रहा था। मैंने उस औरत से बच्चे को ले लिया और थोड़ी देर अपने सीने से लगाकर उसे थपकी देने लगी। उसका एक हाथ बुरी तरह से मुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वह दर्द के मारे रो रहा था। उस औरत ने उसे कंबल में लपेटा हुआ था और गर्मी बहुत ज्यादा थी। मैंने गुस्से से उस औरत की तरफ देखते हुए कहा, जब बच्चे को संभालना नहीं आता तो उसे हाथ में क्यों लिया है? इतनी गर्मी में उसे कंबल में लपेटा है, क्या चाहती हो बच्चा मर जाए? मेरी आवाज अचानक ही ऊंची हो गई थी और 2-4 और लोग मेरी ओर देखने लगे थे। उस औरत ने तुरंत ही बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे पता नहीं था, मैंने सोचा एसी चल रहा है, बच्चे को ठंड लग सकती है। मैंने हैरान होकर उस औरत को देखा और अफसोस से सिर हिलाते हुए बच्चे को अपने सीने से लगाए रखा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही मासूम सा बच्चा था, यही कोई 4-5 महीने का होगा। थोड़ी देर बाद वह बच्चा मेरी गोद में आते ही सो गया। मैंने उसे आराम से उस औरत के हाथों में दिया और अपनी जगह पर वापस आकर बैठ गई। पहला दिन होने की वजह से मैंने किसी से ज़्यादा बात नहीं की थी और मैं ज़्यादातर खुद में मगन रहने वाली लड़की थी। मुझे बोलना ज़्यादा पसंद नहीं था, लेकिन आज जो मैंने किया उसके नतीजे से मैं पूरी तरह अनजान थी। मेरी थोड़ी सी सहानुभूति मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। कुछ देर बाद मेरी टेबल पर एक साहब आ खड़े हुए। मैं तुरंत ही उनकी इज्जत में अपनी जगह से खड़ी हो गई। वो मेरी तरफ देखते हुए बोले, आपको बॉस अपने कमरे में बुला रहे हैं। बस दुआ करें कि आपने कोई गलती न की हो। आज से पहले उन्होंने किसी मामूली एम्प्लॉय को अपने ऑफिस में कभी नहीं बुलाया है। ये सुनकर मेरे शरीर में एक कपकपाहट दौड़ गई। भले ही दुनिया के लिए मैं कितनी ही मजबूत क्यों ना थी, लेकिन अंदर से मैं एक नाजुक लड़की ही थी, जो जरा सी डांट फटकार से ही डर जाती थी। मैंने मैनेजर को देखा और डरते हुए कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया है। मैं तो कब से अपना काम कर रही थी। बस, वो मुझे दुआ देकर चले गए। इस ऑफिस में आने से पहले मैंने यहाँ की कुछ जानकारी इकट्ठा की थी और सबने यही कहा था कि यहाँ का मालिक देखने में बेहद खूबसूरत है। उसकी पर्सनैलिटी इतनी प्रभावशाली है कि लड़कियाँ उसकी पर्सनैलिटी पर फिदा हो जाती हैं, लेकिन जब वह बोलता है तो लोग उससे बचने की दुआ करते हैं। वह बहुत ही गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति है, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आता है और वह सामने वाले की इज्जत की धज्जियां उड़ा देता है। मेरे लिए हमेशा मेरा आत्मसम्मान अहम रहा था। मैंने गहरी सांस ली और उसके केबिन तक पहुंच गई। हल्की सी दस्तक दी तो अंदर से तुरंत ही एक गंभीर आवाज आई, गेट इन। और मेरा दिल जैसे एकदम कांप सा गया। मैंने डरते डरते दरवाजा खोला और अंदर कदम बढ़ाए। सामने वह व्यक्ति राजकुमारों को मात देने वाले अपने पूरे रुतबे के साथ बैठा हुआ था। मैंने धीरे से उसे हेलो किया और उसकी टेबल के सामने सिर झुकाकर खड़ी हो गई। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। मैंने सोचा कि उसकी पर्सनल सेक्रेटरी कमरे में होगी, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था, जिससे मुझे और भी ज्यादा घबराहट हो रही थी। मिस सलोनी, स्वागत है आपका। आपका दिन कैसा बीता? वो इतने दोस्ताना लहजे में बोल रहा था कि मैं हैरान हो गई। मैंने चौंककर उसकी तरफ देखा। जितना मुझे उसके बारे में पता था, ये शख्स उसके बिल्कुल उलट था।
मुझे तो बताया गया था कि यह आदमी बेहद जिद्दी स्वभाव और गुस्से का मालिक है, लेकिन ये तो मुझसे बहुत ही शालीनता से बात कर रहा था। मैं हकबकाते हुए बोली, जी, अच्छा बीत रहा है। तभी वह आगे बोला, प्लीज टेक योर सीट, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगी। मैं चुपचाप उसके सामने बैठ गई। काफी देर तक हमारे बीच सिर्फ खामोशी थी। मुझे लगा कि वह जल्दी ही अपनी बात खत्म कर देगा, क्योंकि इतने अमीर लोग ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते। लेकिन वह कुछ बोल ही नहीं रहा था, बस मुझे लगातार देखे जा रहा था। उसका मुझे यूं लगातार देखना मुझे बेचैन कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है, आखिर मुझसे क्या गलती हुई है। काफी देर बाद भी जब वह कुछ नहीं बोला, तो मैंने ही हिम्मत करके बात शुरू की। सर, माफी चाहती हूँ, आपके सामने बोलने की गुस्ताखी कर रही हूँ, लेकिन दरअसल मैं अपना काम कर रही थी। आपने मुझे क्यों बुलाया है? प्लीज जल्दी बता दें। मैंने हिम्मत करके बहुत आत्मविश्वास से बात की। मेरी आवाज से जैसे वो होश की दुनिया में लौटा। वह मेरी तरफ देखते हुए बोला, दरअसल मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस बात की शुरुआत कैसे करूं, लेकिन मैं ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। मेरी पत्नी का 5 महीने पहले ही निधन हो गया है और मेरा एक 5 महीने का छोटा सा बच्चा है। मैं उसकी देखभाल को लेकर बेहद परेशान हूँ, क्योंकि मेरे घर में कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे बच्चे की देखभाल कर सके, सिवाय मेरी एक बूढ़ी दादी के। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैं खुद उसकी देखभाल नहीं कर सकता। वैसे भी ये काम औरतों के होते हैं। मर्दों को भगवान ने बाहर की जिम्मेदारियों के लिए बनाया है। लेकिन फिर भी मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने की भरपूर कोशिश करता हूं, पर यह मुझसे नहीं हो पा रहा। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान थी कि वह मुझे अपने घर की प्रॉब्लम्स क्यों बता रहा है, लेकिन मैंने चुप रहने में ही भलाई समझी। वह आगे बोला, मेरी दादी बार बार मुझसे शादी करने को कह रही हैं और मैंने उन्हें साफ मना कर दिया है कि मैं अब शादी नहीं कर सकता, क्योंकि पहली शादी मेरे लिए इतनी यादगार साबित नहीं रही थी जो मैं दोबारा इस झमेले में पड़ूं। भले ही मुझे पत्नी की जरूरत ना हो, लेकिन मेरे बच्चे को एक माँ की जरूरत है। यकीन मानिए, मैं झूठ नहीं कह रहा। आज जब मैंने आपको अपने बच्चे की देखभाल करते देखा, तो मुझे आप में वो औरत नजर आई जो मेरे बच्चे को माँ का प्यार दे सकती है। भगवान ने मुझे हर चीज दी है। मैं आपसे सीधे सीधे शादी का प्रस्ताव रख रहा हूँ। ये सुनकर मैं जैसे अपनी जगह से कर्ज खाकर खड़ी हो गई। मेरे ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था कि वो मुझसे यह बात करेगा। मैं हैरानी से उसे देख रही थी और शौक की वजह से मेरी आवाज गले में अटक गई थी। मुझे इतना गुस्सा आया कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी। मैं कुछ कहने ही वाली थी कि वह मुझे समझाने लगा, देखो, मैं जानता हूँ तुम एक गैर शादीशुदा लड़की हो और तुम्हारी सगाई हो चुकी है। जल्दी ही तुम्हारी शादी होने वाली है। तुम ये नौकरी अपने शौक के लिए कर रही हो, लेकिन अगर तुम मुझे चुनती हो तो ये तुम्हारे लिए बेहतरीन साबित होगा। जिस लड़के से तुम्हारी शादी हो रही है, वह इतना अमीर नहीं है। वह 50,000 की नौकरी करता है। वो तुम्हें वो ऐशो आराम नहीं दे सकता जो मैं दे सकता हूँ। मुझे पता था कि वो मुझे लालच दे रहा है, लेकिन हैरानी इस बात की थी कि वो मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानता था। मेरा इंटरव्यू भी उसने नहीं लिया था। फिर मैंने सोचा, वह बिजनेसमैन है, उसके पास अपने तरीके होते हैं। 10 मिनट में किसी का भी बायोडेटा निकाल सकता है। मैंने फौरन सिर नामे हिलाते हुए कहा, सर, माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ नौकरी करने आई हूँ, किसी के बच्चे की देखभाल करने नहीं। मुझे पता है कि मेरी यह बात आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मैं अपने मंगेतर के साथ खुश हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। अगर कोई और बात करनी हो तो मैं यहाँ रुक जाती हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं अब ठहरना नहीं चाहती। अचानक वह अपनी जगह से खड़ा हुआ और मेरे पास आया। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, उसने मेरे सामने एक वीडियो चला दी, जिसमें मेरे पापा अपने ऑफिस में बैठे काम कर रहे थे। मैंने हैरान होकर उसे देखा। वह बोला, अगर तुमने मुझे रजामंदी नहीं दी, तो तुम्हारे पापा की नौकरी अभी के अभी चली जाएगी।
तुम्हारे मंगेतर की नौकरी भी खत्म कराना मेरे लिए चुटकियों का खेल है। जहाँ तक मुझे पता चला है, तुम्हारी माँ भी मामूली सी एम्प्लॉय हैं। तुम नहीं चाहोगी कि उन्हें बेइज्जत करके वहाँ से निकाला जाए। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। ये अमीर लोग अपने आप को न जाने क्या समझते हैं। मेरा दिल कर रहा था कि इस इंसान का खूबसूरत चेहरा नोचकर बिगाड़ दूं। वो कितना घटिया इंसान है। उसने आगे कहा, तुम्हारे पास 2 दिन हैं। इन 2 दिनों में तुम्हें तय करना होगा कि क्या करना है। मैं उस आदमी को खत्म कर देना चाहती थी। उसने मुझे ऐसी जगह खड़ा कर दिया था जहां दोनों तरफ खाई थी। अगर हाँ करती तो जिंदगी बर्बाद हो जाती, और अगर ना कहती तो वो मेरी पूरी फैमिली को बर्बाद कर देता। मैं हैरान थी कि वो कितना निर्दयी व्यक्ति था। सिर्फ अपने बच्चे के लिए मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहा था। उसने ये भी साफ कर दिया था कि हमारे बीच पति पत्नी का रिश्ता नहीं बनेगा, तुम सिर्फ मेरे बच्चे की माँ रहोगी और कुछ नहीं। मैं चुपचाप वहाँ से चली आई। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने हाँ करने में ही भलाई समझी। अगर इनकार करती तो कई लोगों की जिंदगियां मेरी वजह से खराब हो जाती। लेकिन मुझे बहुत रोना आ रहा था, अमीर लोग गरीबों की मजबूरी का कितना फ़ायदा उठाते हैं। अगले दिन रात 10 बजे मैंने उसे अपनी तरफ से रजामंदी दे दी। अगले ही दिन मिस्टर कुणाल अपनी दादी के साथ हमारे घर के लाउंज में बैठे थे। मेरे पापा और माँ हैरान नज़रों से उस व्यक्ति को देख रहे थे जो हमारे छोटे से घर में आराम से बैठा हुआ था और मेरा हाथ मांग रहा था। मेरे पापा उसे बताना चाहते थे, मेरी बेटी का रिश्ता पहले ही तय हो चुका है। लेकिन मेरी माँ ने पापा को चुप करा दिया और तुरंत ही इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। वो एक पारंपरिक माँ थी जो अपनी बेटी को खुशहाल जिंदगी देना चाहती थी ताकि मुझे कोई तकलीफ न हो। इसी वजह से वह मुझे अमीर घराने में ब्याहना चाहती थीं। पहली बार तो उन्होंने पापा की इच्छा के सामने सिर झुका दिया था, लेकिन अब वो इसे बिल्कुल गंवाना नहीं चाहती थीं। कुणाल तो जैसे सब कुछ पहले ही तय करके आया था। कहने लगा, मैं पंडित जी से बात कर चुका हूँ। इसी बुधवार को शादी का मुहूर्त है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, जल्द से जल्द शादी करनी है। उसके पोते की इच्छा को देखते हुए कुणाल की दादी ने भी उसी बुधवार को शादी तय कर दी और बोली, सादगी से विदाई करेंगे, कहकर चली गईं। जब मेरे पापा ने ऐतराज किया तो कुणाल ने उन्हें समझाया, हम अपने घर पर धूमधाम से मुंह दिखाई की रस्म करेंगे। अगर आप अपने रिश्तेदारों को बुलाना चाहें तो कोई परेशानी नहीं होगी। पापा चुप हो गए थे। दिन पंख लगाकर उड़ने लगे। इस दौरान मेरे मंगेतर राहुल ने मेरा जीना हराम कर दिया था। वह पूछता रहा, तुमने ऐसा क्यों किया, जबकि मैंने उसका फ़ोन तक नहीं उठाया था। मुझे डर था कि अगर उसने मुझे कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो मैं सारी जिंदगी इस गिल्ट के साथ कैसे गुजारूंगी। मेरी शादी कुणाल के साथ सादगी से हो गई थी। जो सपने उन्होंने मेरे पापा को दिखाए थे कि विदाई के बाद मुंह दिखाई की एक बड़ी सी रस्म करेंगे और सारे मेहमानों को इनवाइट करेंगे, वह सब झूठ निकला। शादी की पहली रात ही उसने मेरी गोद में बच्चा थमाया और अगले ही दिन मलेशिया चला गया, क्योंकि वहां उसकी एक जरूरी मीटिंग थी। मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैंने अपनी शादी को लेकर कई सपने देखे थे, लेकिन जब सारे सपने टूट गए तो मेरा दिल बिल्कुल सुन्न हो गया था। एक पल के लिए तो मेरा मन हुआ कि इस बच्चे को खुद से दूर फेंक दूं, क्योंकि इसी बच्चे की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। अगर मैं उस पर दया न दिखाती तो आज ये सब नहीं होता। लेकिन अचानक उस मासूम बच्चे की शक्ल देखकर मेरा दिल पिघल गया। आखिर इस सब में इस बच्चे का क्या कसूर था? इसकी तो माँ भी नहीं थी। मैंने तुरंत उस बच्चे को अपने सीने से लगा लिया और उससे प्यार किया। उसे गले लगाने के बाद मुझे ममता का एहसास हुआ था। मैं उस बच्चे को अपना ही बेटा मानने लगी और उसकी देखभाल पूरे दिल से करने लगी। मेरा इरादा कुणाल का दिल जीतने का हरगिज नहीं था, बल्कि बचपन से ही मुझे बच्चे बहुत पसंद थे। समय का काम है गुजरना और आज इस बच्चे की देखभाल करते हुए मुझे पूरे 2 महीने हो गए थे। लेकिन कुणाल, जो मलेशिया गया था, उसने पलटकर देखना भी जरूरी नहीं समझा। मेरी मम्मी और पापा कई बार मुझसे पूछ चुके थे, इतनी सादगी से शादी हुई,
किसी भी मेहमान को इनवाइट नहीं कर सके। आखिर मुंह दिखाई की रस्म कब हो रही है? लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। भला मैं उन्हें कैसे बताती कि मेरा पति घर पर ही नहीं है? तो मैं क्या कहती? बस मैं उन्हें टाल दिया करती थी। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे लोग थे, खासकर मेरे पति की दादी। वह तो बहुत ही अच्छी औरत थीं। उन्होंने मुझे कभी बहू जैसा नहीं समझा, बल्कि हमेशा अपनी सगी पोती जैसा प्यार दिया। कई बार मुझे अपने कमरे में ऐसा महसूस होता था कि जैसे कोई मुझे देख रहा हो। कई बार मैंने उन निगाहों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन न जाने वो निगाहें कहाँ से मुझे घूरती रहती थीं। करीब 2.5 महीने बाद कुणाल घर लौटा था। उस वक्त मैं दादी के पास ही सूर्या को लेकर बैठी हुई थी। उसके बेटे का नाम भी मैंने ही रखा था। सब उसे अभी तक छोटू बेबी ही कहते थे। मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि 5 महीने के बच्चे का नाम क्यों नहीं रखा गया था। सबको मेरा नाम रखना पसंद आया था। जब कुणाल घर में दाखिल हुआ तो ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा दिल थम सा गया हो। जाने अनजाने में मैं उसका इंतजार कर रही थी। शादी के फेरों में कुछ ऐसा जादू था कि मैं मन ही मन उसे अपना पति मान चुकी थी। लेकिन मैं कुणाल के सामने इस बात का इजहार नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं उससे नाराज थी। एक तो उसने मुझसे जबरदस्ती शादी की थी, ऊपर से वह शादी की पहली रात ही मुझे छोड़कर चला गया था। और अब जब वह मेरे सामने आया तो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थीं। उस शख्स की पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी थी कि कोई भी लड़की आसानी से अपना दिल उस पर हार सकती थी। वह सीधे मेरे गोद में लेटे हुए सूर्या के माथे पर झुका, और जब उसका कंधा मेरे कंधे से टकराया तो मेरे शरीर में करंट सा दौड़ गया। उसके पास से उठती महंगे परफ्यूम की खुशबू मुझे मदहोश करने लगी। मेरी धड़कनें बेकाबू हो गई थीं। उसे इतना करीब पाकर मैं सांस लेना तक भूल गई थी। लेकिन जल्दी ही मैंने खुद को संभाल लिया, क्योंकि मैं कुणाल पर जाहिर नहीं करना चाहती थी कि मैं उसका बेताबी से इंतजार कर रही थी। और उसके बाद जो कुणाल ने किया, उसने मेरा दिल उछालकर गले में ला दिया। उसने सबके सामने ही मेरे माथे पर एक प्यार भरा किस किया। यह मेरे लिए बहुत ही हैरान करने वाला था। मेरे पूरे शरीर में कपकपाहट सी दौड़ गई थी और शर्म से मेरे गाल लाल हो गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ यह क्या हो रहा है। अब वो अपनी दादी से मिल रहा था। वे लोग काफी मॉडर्न थे, इसलिए इस बात को बुरा नहीं मानते थे। अब वो सूर्या से बातें करने में व्यस्त था। जब भी वो उसे गोद में लेने की कोशिश करता तो वो उसकी गोद में जाना ही नहीं चाहता था, बस मुझसे ही चिपका था। ये देखकर उसे बुरा तो लगा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए चुपचाप बैठी रही। मैं महसूस कर रही थी कि कुणाल की नज़रें बार बार मेरे चेहरे पर आकर टिक जाती थीं। उसकी नज़रों में कुछ ऐसा था जो मेरे दिल को धड़काने लगा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कुणाल को अचानक क्या हो गया है। और तभी उसने मेरी तरफ देखा और कहा, सालोनी, कमरे में जाकर मेरे कपड़े निकाल दो। मैं सूर्या को गोद में लिए कमरे की तरफ बढ़ने लगी तो कुणाल ने मुझे पीछे से आवाज दी, सूर्या को दादी को दे दो। मुझे फिर से एक झटका लगा कि उसे अपने बेटे का नाम मालूम था। शायद दादी ने बताया होगा। ये सोचकर मैंने सिर झटक दिया और उसके पीछे पीछे चल पड़ी। मैं चुपचाप उसकी अलमारी से कपड़े निकाल रही थी कि तभी वह मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। मेरे शरीर में फिर से एक करंट सा दौड़ गया। उसने अपनी थोड़ी मेरे कंधे पर रखते हुए कहा, मेरे जाने के बाद से तुम्हारी पर्सनैलिटी में काफ़ी निखार आ गया है और तुमने मेरे बेटे को भी अपना दीवाना बना लिया है। आखिर अब मेरे बारे में तुम्हारा क्या इरादा है, सालोनी मैडम? मैंने चौंककर कुणाल की ओर देखा। उसका बदला हुआ अंदाज मुझे बहुत कुछ समझाने के लिए काफ़ी था। मैं नज़रें झुकाकर खड़ी हो गई और तभी उसने मुझे अचानक पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। यह मेरे लिए बहुत हैरान करने वाला था। मैं तो इस इंसान को सिर्फ घमंडी और बदतमीज ही समझती थी, लेकिन उसका ये प्यार करने वाला रूप देखकर मैं निहाल हो गई थी। धीरे धीरे कुणाल की पकड़ मेरी कमर पर मजबूत होने लगी। वह मेरी गर्दन पर अपने होठों का स्पर्श छोड़ते हुए बोला, तुम्हारा जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। तुमने जो मेरे बेटे के लिए किया है
वह कोई दूसरी औरत नहीं कर सकती थी। जिस तरह से तुमने मेरे बच्चे का ख्याल रखा, तुमने ये साबित कर दिया कि एक नौकर कभी बच्चे की देखभाल नहीं कर सकता, और यही बात मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत को बहुत ऊंचा कर गई है। मुझे नहीं पता कि मोहब्बत क्या होती है, लेकिन जो मैं इन 2.5 महीनों से तुम्हारे लिए महसूस कर रहा हूँ, वह मैंने अपनी पहली बीवी के लिए कभी भी महसूस नहीं किया। उसने तो सिर्फ मेरी दौलत से मतलब रखा, जबकि तुम्हें सिर्फ मेरे बच्चे से। कुणाल कपूर की जिंदगी में आना क्या तुम स्वीकार करोगी? ये कहते कहते कुणाल ने मुझे कंधे से पकड़कर अपनी तरफ घुमा लिया और मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। उसका बड़ा हुआ हाथ देखकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अगर आज मैं उसका हाथ थाम लेती तो मेरी जिंदगी बहुत खुशहाल हो जाती, और अगर मैंने उसका हाथ झटक दिया तो मैं एक प्यार करने वाले शख्स को खो देती। पहले ही राहुल को अपनी जिंदगी से निकालकर मेरे दिल में दर्द उठता रहता था, और इस बार मैं खुद को किसी गिल्ट का शिकार होने देना नहीं चाहती थी। मैंने कुणाल का हाथ थाम लिया। मेरे हाथ बढ़ाते ही कुणाल की आंखों में चमक दुगनी हो गई। उसने आगे बढ़कर मुझे अपनी बाहों में सहेज लिया और मैंने भी सुकून से उसके चौड़े सीने में अपना सिर छुपा लिया। मेरे अंदर तक सुकून उतर चुका था, क्योंकि जाने अनजाने शायद मैं भी कुणाल से मोहब्बत कर बैठी थी। राहुल मेरी मोहब्बत नहीं था। मेरे माँ बाप ने राहुल से मेरी मंगनी की थी और बस मैंने मन में सोच लिया था कि अब राहुल ही मेरा होने वाला जीवन साथी है। आज जो एहसास कुणाल के सीने से लगकर महसूस हो रहे थे, वैसे एहसास पहले राहुल के नाम से कभी नहीं जागे थे। हम दोनों ने अपनी जिंदगी की बहुत ही खूबसूरत शुरुआत की थी। कुणाल ने मेरे हाथों को चूमते हुए उसमें एक डायमंड की रिंग पहना दी थी और कहने लगा, सालोनी, ये हमारे प्यार की निशानी है। इसे कभी अपने हाथ से जुदा मत करना। उसके साथ एक सुकून भरी जिंदगी में जीने लगी और उसके साथ एक सुकून भरी जिंदगी में जीने लगी थी। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की थी कि उसे सूर्या और मेरे बारे में इतनी सारी बातें कैसे मालूम थीं। हर छोटी छोटी बात जानता था। हम दोनों कैसे सोते हैं, कब खाते हैं, क्या बातें करते हैं और किस दिन क्या पहनते हैं। फिर हमारे रिश्ते को बने हुए लगभग 2 महीने हो चुके थे जब कुणाल ने मुझ पर यह खुलासा किया कि उसने सूर्या और मेरे कमरे में कैमरा लगा दिया था। वो मलेशिया में बैठकर हम दोनों की हर चीज देखता था। उसने देखा था कि मैं सूर्या का कितना ख्याल रखती थी। कुणाल का मानना था कि शायद एक सगी माँ भी इतना नहीं कर सकती जितना मैंने किया था, और मुझे भी सूर्या से उतनी ही मोहब्बत थी जितनी शायद ही अपनी सगी औलाद से होती। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, जो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं अगले कहानी में।